छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, उदयपुर की घटना का विरोध एक तरफ प्रदेश में लगातार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है और कल छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान भी इसी विरोध के तहत कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि घटना राजस्थान के उदयपुर में हुई है और बंद छत्तीसगढ़ को कराया जा रहा है। बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया है, विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल का बंद का ऐलान किया है बजरंग दल के साथ मिलकर। पहले भी प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर विरोध हो चुका है और विरोध लगातार किया भी जा रहा। हम तस्वीरें भी बता रहे थे, खबरें भी बता रहे थे, कहीं पुतला जलाया गया, फांसी देने की मांग की गई, कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई, लेकिन अब तो बंद बुला दिया गया है। मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। देश में जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को निशाने पर लिया और शायराना अंदाज में केंद्र पर तंज कसा। कहा, केंद्र सरकार की जीएसटी जनता को समझ नहीं आई, छोटे व्यवसायियों को भी मुसीबत आई, देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई। देश कह रहा है ये जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है भाई। वहीं रायपुर में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत की। संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत लगाव है, इसलिए यहां आकर बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमापूर्ण है, इसलिए इस पद के लिए सभी पार्टी से बातचीत कर एक राय और आम सहमति से राष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए था, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष ने कोई पहल नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला राष्ट्रपति चाहिए, कठपुतली नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसियों के कार्यों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी। यशवंत जी, आप सब जगह जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी आप यहां पर पहुंचे हैं। जो सामने आपके कैंडिडेट बहुत मजबूत मानी जा रही है आंकड़ों के लिहाज से, क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं, क्या सोचकर मैदान में आप उतरे? आप लोगों ने अपने चैनल का नाम रखा है न्यूज़ 18 और राष्ट्रपति का चुनाव भी 18 जुलाई को है। शुभ रहेगा। किस तरीके की इस लड़ाई को आप देखते हैं, क्योंकि आप भी मैदान पर उतरे हैं? आप कह रहे थे कि ये दो लोगों की लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं जोर देके इस बात को फिर कहना चाहूंगा कि दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, उन दो व्यक्तियों की पहचान की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और इसलिए इस बार के राष्ट्रपति चुनाव का महत्व पिछले चुनाव के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही है। और दो विचारधाराओं की बात जब मैं कर रहा हूं तो एक विचारधारा जो है वो जो सरकारी विचारधारा है वो है संविधान की अवहेलना करना, संविधान को दरकिनार करके चलना, और दूसरी विचारधारा जो है वो है संविधान के मूल्यों की रक्षा करना। मैं संविधान में विश्वास करता हूं, संविधान के मूल्यों में विश्वास करता हूं और मैं इस चुनाव में इसलिए खड़ा हूं कि मैं संविधान की रक्षा कर सकूं। सर्वसम्मति बनाने का भी जिक्र आपने यहाँ पर किया था। क्या आपको लगता है कि सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पाई? और एक जिक्र आपने किया था कि आप चौथे पसंद थे यहाँ पर। जी हाँ, पहले सहमति वाली बात मैं बताऊं आपको कि सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकारी पक्ष का होता है और सरकार का ये कर्तव्य बनता था कि राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए पक्ष विपक्ष अलग अलग नहीं हो, सब लोग मिलके एक व्यक्ति को तय करें। और ये अच्छा, मैं आज भी मानता हूं कि ये अच्छा होता देश के लिए और राष्ट्रपति के पद की गरिमा के लिए। लेकिन सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि ये सरकार
दुर्भाग्य से टकराव की राजनीति में विश्वास करती है, सहमति में विश्वास नहीं करती है। एक आखिरी सवाल, आप उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, लेकिन आपके जो बेटे हैं वो दूसरी पार्टी में है और शायद आपको वोट ना दें। वो उनका विवेक है, उनके विवेक के ऊपर है। मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है और सीक्रेट बैलेट है, सब लोग अपने विवेक अनुसार डालते हैं, तो वो अपने विवेक अनुसार काम करेंगे। और मैंने अपने परिवार में सब लोगों को ये शुरू से स्वतंत्रता दी कि वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं, बेहतर समझते हैं, उस आशय, उस उद्देश्य से काम करें। तो वो अपने लिए जो ठीक समझते हैं उस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी थे। उनका कहना है व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और पूरी उम्मीद है उनको अपनी जीत के लिए। 18 तारीख को वो मान रहे हैं कि शुभ दिन उनके लिए आएगा। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच शुक्रवार को राजधानी रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली गई। इसमें शहर के श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल हुए। मुख्य आयोजन गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में संपन्न हुआ। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर दोपहर को ढोल नगाड़ों और शंखों की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना के साथ यहां से रथ यात्रा शुरू हुई। इससे पहले मंदिर में छेरा पहरा की रस्म अदा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सोने की झाड़ू से मंदिर में बुहारी लगाकर ये रस्म पूरी की। इसके बाद हजारों लोगों ने रथ को खींचा। रथ यात्रा के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बरसात हो, बारिश हो, धन्य धान्य से परिपूर्ण हो और सभी की मनोकामना पूरी करे। रायपुर में आयोजित रथ यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मौजूद थीं। वे भी पहुंची। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इधर बस्तर में गोंचा पर्व का आगाज भी हो गया। गोंचा पर्व अपने आप में अनूठा है, जो पूरे देश में भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। जहां देश के दूसरे हिस्सों से अलग भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। बस्तर में गोंचा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहां भगवान जगन्नाथ को बांस से बनी तोपनुमा तुपकी से सलामी दी जाती है। इस वक्त बस्तर में भी गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है। बस्तर के तत्कालीन महाराजा अन्नम देव को रथपति की उपाधि के साथ 16 चक्कों का रथ प्रदान किया गया था और महाराजा अन्नम देव ने 8 चक्कों का रथ गोंचा पर्व को सौंपा। करीब 615 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और 1500 के आसपास से तुपकी का चलन चालू हुआ बस्तर, मतलब लोगों ने खेलना चालू किया। इसका स्वरूप बदलने लगा। पहले तो सिर्फ ये बांस का पतला सा डंडा होता था और उसमें पेंग लगा करके मारा करते थे। वो धीरे धीरे कह सकते हैं एक डिस्कवरी हो गई, डिज़ाइनर होने लगा, लोगों ने इसको अपने हिसाब से बनाने लगा। तो इसकी आवाज़ भी होती थी और जो जगन्नाथ प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रभु है जो बीमार भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती है, इनको सर्दी भी होती है, तो जगन्नाथ प्रभु को ऐसा माना गया कि कलयुग में एक ही भगवान है जो जीवित है, जिनको सब तरीके का औषधि लगाई जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तुपकी का भी इसमें बहुत साइंटिफिक रीज़न है और इसलिए बस्तर में बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये बस्तर में ही किया जाता है, पुरी में भी नहीं किया जाता, ये सिर्फ बस्तर में ही किया जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा अन्नमदेव उस समय दंडवत करते हुए बस्तर से पूरे लाल लश्कर के साथ, हाथी घोड़ों के साथ जगन्नाथपुरी के रवाना हुए। कई महीनों लग गए उनको वहाँ पहुँचने में। वहाँ जाकर भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना किया, आराधना किया, दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। उस आशीर्वाद में भगवान जगन्नाथ ने इन महाराजा अन्नमदेव को आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, दीर्घायु होइए और रथपति बनकर वहाँ का गोंचा और दशहरा का त्यौहार को हर्षोल्लास साथ बस्तर के आदिवासियों के बीच में मनाइए और वहाँ की खुशहाली के लिए काम करिए। उस तरह से यहाँ का गोंचा और दशहरा का रथ प्रारंभ हुआ। 14 जून से महापर्व का शुरुआत हो चुका था। 14 जून को भगवान को स्नान के बाद भगवान अवस्थित हो गए थे, बीमार हो गए थे,
और उनको जड़ी बूटी कई प्रकार के दवाई देकर उनको आज स्वस्थ हुए हैं। जो आज स्वस्थ होने के बाद इनको विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है। सरकारी कार्य में तोप की जैसे सलामी दी जाती है, वैसे ही ये इस कार्य के लिए तोप है। एक प्रकार से भगवान जगन्नाथ को जब तोप की सलामी देते हैं उसके बाद ही रथ की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए इसको तुपकी के रूप में माना गया। और दुर्ग में भी रथ यात्रा की धूम रही। शहर में परंपरागत तरीके से रथ यात्रा निकाली गई। भिलाई के 2 स्थानों से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ओडिशा की संस्कृति की झलक भिलाई में नजर आई। परंपरागत वाद्य यंत्रों से शहर गुंजायमान हो गया। इस साल सेक्टर 6 मंदिर में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। वहीं महासमुंद में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली अपनी मौसी के घर। 9 दिनों के विश्राम के बाद वापस अपने धाम भगवान जगन्नाथ लौटेंगे। बेमेतरा जिले में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। आइए आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं आएगा बे झाड़ू। बलौदाबाजार जिले के वटगन गांव के हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाई स्कूल वटगन में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। स्कूल में कुल 518 बच्चे पढ़ाई करते हैं। टीचर की कमी से पूरे विषयों की पढ़ाई भी उनकी नहीं हो पा रही। इससे अभिभावकों में काफी गुस्सा है। आपको बताएं कि स्कूल में वटगन में के अलावा कोवाडीह, कौड़िया, नवागांव और टीपन गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। बलौदाबाजार नगर में 38 लाख की लागत से 4 साल पहले बने मटन मार्केट में जंगल उपज गया है। दुकानों के शटर जंग खा रहे हैं और नगर प्रशासन मटन मार्केट को यहां शिफ्ट करना भूल गया। दुकानों के सामने झाड़ियां उगने के अलावा असामाजिक तत्वों का डेरा यहां पर बना रहता है। इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग भी खासे परेशान हैं। शहर की सब्जी मंडी के बीच चल रहे मटन मार्केट से आम लोग नाराज भी हैं। कई बार जिला प्रशासन को ध्यान दिलाने के बाद भी मटन मार्केट तैयार होने के बाद भी उसे शिफ्ट नहीं किया। सही बात। आपको अधूरा मकान बनाने, दुकान बन के तैयार हो चुकी है, उसका स्टार्टर हाउस जो कटिंग खाना कहते हैं जिसको अपन, और बाउंड्री वाल और नीचे की जो फिलिंग वो बची हुई है। और इस प्रस्ताव में भी जो प्रस्ताव गया है वो शासन को भेजा गया है, जो प्रस्ताव जल्द आने का है। और मेरा अंदाज ये कहता है कि 3 महीने में तैयार हो जाएगा। उसकी नीलामी या जो कहना चाहिए व्यवस्थापन की प्रक्रिया जो भी शासन का नियम और निर्देश होगा उसके तहत उसको। 38 लाख रुपए की लागत से बना ये मटन का दुकान है। एक बार कैमरा पूरी तरह से दिखाएं। ये बलौदाबाजार जिले के मटन मार्केट है जो 38 लाख रुपए की लागत से बना है। इनकी जो शटर है वो जंग खा रही है। इसके बाद भी प्रशासन मौन है। आपको बता दें कि इनको बने 4 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी अब तक इसमें दुकान नहीं लगी है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें झाड़ियाँ उग गई हैं, जो कि ये दिखाता है कि प्रशासन अपनी हरकत में कब आएगा। 38 लाख रुपये में बना ये मटन मार्केट आखिर कब विस्तार होगा और कब इसमें दुकानें लगेगी, जबकि इसमें 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई भी दुकान नहीं लगी है। हालांकि इससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है और अधिकारी उलूल जुलूल जवाब देते फिरते रहते हैं। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर इन
जंग खाती पड़ी इन दुकानों में कब तक मटन मार्केट का विस्तार होगा। बलौदा बाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश। कोरबा जिला अस्पताल में नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत होकर 2 युवक जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे और इलाज कराते समय अस्पताल के कर्मचारियों से बेवजह का विवाद करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने स्टाफ पर ही हमला कर दिया। इस घटना में कर्मचारियों को चोटें आई हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रूम में घुसे हुए हैं और घुसने के बाद में मैं सोया हुआ था। इन्होंने मेरे को लात मार कर उठाया। लात मारने को उठाने के बाद मैं इनको बोला कि ड्रेसिंग रूम यहाँ नहीं है, वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, तो आप वहाँ चले जाओ। तो इतना ही मैं उनको बोला हूँ। उसके बाद में उनको फुल नशे में थे। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं उनको ये बोला कि मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, CCTV कैमरा है, आप उनको धक्का मुक्की मत करो। इन्होंने धक्का मुक्की भी चालू की है। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के सरसेनी स्कूल पारा में डायरिया फैल गया। 15 लोग डायरिया से बीमार हो गए। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से गांव में डायरिया फैला है। एक के बाद एक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए मस्तूरी और बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया। कुछ लोग दूषित पानी तो कुछ लोग बाहर से लंबा सफर कर आने और मौसम को इसकी वजह बता रहे। स्वास्थ्य विभाग गाँव में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर रहा है। कैसे फैली हुआ का पानी वानी का समस्या है? अब घर के बोरिंग के पानी पिया ठंडा है। अब पानी अब का जाने सामान उल्टी दस्त होती है। हाँ, उल्टी दस्त होती है। पानी दूषित पानी की वजह से ही है। कैसे दूषित पानी आ रहा है? अब क्या मालूम कैसे दूषित पानी आ रहा है, लेकिन पानी की वजह से हो सकता है। ये क्या है, हमारे घर के जस्ट सामने 50 फीट दूर कवर्धा के नगर पंचायत पांडातराई में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से अवैध वसूली का मामला आया है। हितग्राही से 5,300 रुपए की वसूली हो रही है, जिसे नगर विकास शुल्क का नाम दे दिया गया है। इसके खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने आवाज उठाई है और अध्यक्ष पर घूस लेने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत सीएमओ का कहना है कि पूर्व परिषद में हितग्राहियों से पैसे लेने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें नगर विकास शुल्क के रूप में 5,300 रुपए टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। इसकी रसीद भी दी जाती है। पांडातराई के अंतर्गत अभी तक जो पात्र हितग्राही हैं उनको ना पट्टा वितरण किया जा रहा है, ना आवास दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अभी तक 1200 आवास बने हैं और उन 1200 आवास से 5300 रुपये लिया जा रहा है। जबकि इनके अधिकारियों से हमने प्रस्ताव की कापी मांगी, किस अधिकारी किस नियम के तहत इन्होंने 5300 रुपये प्रत्येक हितग्राही से ले रहे हैं, पर इनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। वो पूर्व परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है नगर विकास हेतु 5,000 और 3,000 उसका टैक्स के लिए। किससे लेना है? हितग्राही से जिनका आवास पूर्ण हो रहा है उनका। इसी को लेकर जो है आपत्ति की यहाँ कोई लिखित नहीं है, ये घूस के रूप में लिया जा रहा है। नहीं, उनको मतलब विधिवत रसीद दी जा रही है और वो पैसा जो है नगर पंचायत कोष में जमा। सुकमा जिले के गादीरास थाना इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। मारे गए नक्सली का नाम कमलेश है, जिसका शव गादीरास लाया गया। सुबह 8:30 बजे डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ की संयुक्त टीम बुरपारा के जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी और इस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने इस इनामी नक्सली को मार गिराया। इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो 10-15 नक्सलियों का गुट इकट्ठा होने की सूचना थी। उसके बाद उसके इस सोर्स के अनुसार हमने रात में 4 बजे हमारी पार्टी निकाली, जिसमें पुष्पाल डीआरजी का समावेश था और गादीरास थाने का बल और मनकापाल कैंप में जो बल लगा हुआ था वो बल हमने बाहर निकाला। 8 बजे से मुठभेड़ होना स्टार्ट हो गई बोरापारा के पहाड़ियों में। इसमें एक एरिया कमेटी मेंबर, एसी मेंबर, जिस पे 5 लाख का रिवॉर्ड है, उसका नाम कमलेश बताया जा रहा है, ये मारा गया है। इसका शव बरामद। दंतेवाड़ा के नेड़ानार मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के इनामी नक्सली के साथ 2 नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक नक्सली घायल था, उसे गोली लगी थी। पुलिस जवानों ने मानवता दिखाई। घायल नक्सली को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। दोनों नक्सलियों के पास से 2 भरमार बंदूक, टिफिन बम बरामद हुए हैं। गुरुवार को दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पर नेड़ानार के जंगल में 5 लाख के इनामी नक्सली महंगू उर्फ रेगा देवा को मार गिराया गया था। देवा के खिलाफ कटे कल्याण थाने में 18 मामले दर्ज हैं और पुलिस को उसकी लंबे अरसे से तलाश थी।
अलग अलग आसूचनाओं पे दंतेवाड़ा डीआरजी की कई सारी टुकड़ियों को रवाना किया गया था कटे कल्याण थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से एक टुकड़ी के साथ नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें एक नक्सल पुरुष माओवादी का शव मिला है। साथ ही साथ एक अन्य टुकड़ी के ऊपर भी नक्सलियों ने एक अन्य क्षेत्र के अंदर घात लगा के हमला किया। इस हमले का भी सुरक्षा बलों के द्वारा बखूबी आत्मसुरक्षार्थ जवाब दिया और जब एरिया सर्च किया तो उनको 2 नक्सल संगठन के सदस्य एवं 2 भरमार बंदूक एवं एक टिफिन आईडी मिला है। इनके खिलाफ विधिवत अपराध दर्ज करके जगदलपुर में माओवादियों की सप्लाई चेन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस माओवादियों को विस्फोटक सामान सप्लाई करने वाले 9 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बास्तानार काकलूर मार्ग पर पुलिस ने छापा मारकर बस्टर, डेटोनेटर, कार्डेक्स फायर, सेफ्टी फ्यूज, एक्सल वायर, बोलेरो और बाइक जब्त की है। पकड़े गए 5 आरोपी बीजापुर जंगल क्षेत्र में सक्रिय माओवादियों के सदस्य हैं। कोडेनार थाना क्षेत्र के पुलिस थाना ने कार्रवाई की है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के नक्सलियों को अवैध रूप से प्रदान किया जाना है, जिस पर कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम बना करके रेड कार्रवाई की गई। वहां पर बोलेरो से बातकोंडा गांव के जहां पर स्कूली छात्र झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। फरसगांव ब्लॉक के चांदाबेल गांव में स्कूल की इमारत के पास ही झोपड़ी बनाई गई, जहां शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग बिना नींव के बनी है, जिससे बिल्डिंग गिरने का खतरा है। ऐसे में परिजन मासूमों को स्कूल भेजने से डरते हैं। स्कूल की बिल्डिंग होते हुए बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस गांव के आसपास काफी दूर तक कोई स्कूल नहीं है। ऐसे में छात्रों को पैदल जंगल के रास्ते स्कूल जाना पड़ता है और ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के पास ही एक झोपड़ी बनवा दी। स्कूल के लिए सरपंच ने कलेक्टर से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाई, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई गई। जर्जर शालाओं में किसी बच्चों को किसी भी परिस्थितियों में नहीं बिठाना है करके, इसलिए पिछले 2 वर्ष से यहाँ जर्जर की स्थिति है। इस कारण से हम लोग अलग से झोपड़ी बना करके बच्चों को अध्यापन करवा रहे हैं। तो झोपड़ी में पढ़ते हैं, बच्चे को भेजते हैं, तो कभी कभी मैं आके देखता हूँ यहाँ पर, तो अंदर बच्चे तो नहीं है बोल के, तो देखता हूँ यहाँ झोपड़ी के नीचे सर लोग क्लास लेते हैं। कलेक्टर को भी दिया इसकी जानकारी, तो आज तक यानी कोई मेरा शिकायत को नहीं सुनी। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो जिले में विकास के दावों की पोल खोल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग है, पर वहाँ पर ताला लटका हुआ, स्कूल की बिल्डिंग बंद है और एक साइड झोपड़ी में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने, सरपंच और शिक्षक ने 2 साल से अधिकारियों को लगातार आवेदन दिया, पर आज तक किसी ने इस बच्चों के भविष्य गढ़ते स्कूल की ओर ध्यान नहीं दिया है। बहरहाल देखना होगा कि कब जिला प्रशासन इन बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है और कब इन बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग मिल पाती है और कब ये बच्चे झोपड़ी पढ़ाई करके अपना भविष्य गढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए।